जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में टॉपर बनाने के उद्देश्य से इस चैनल पे चल रहा है बिहार बोर्ड टॉपर 2022 सीरीज। इस सीरीज में हम आपके लिए डेली 7 PM पे अर्थात कि शाम 7 बजे एक एक यूनिक वीडियोस लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस आपके बिहार बोर्ड टॉपर सीरीज की शुरुआत हम लोग किए हैं सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट जो 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए आया है उसके साथ। इस क्रम में पीछे हम आपको एक क्लास दे चुके हैं। आज हम लोग सोशल साइंस के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जितने भी छात्र इस सीरीज से पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी छात्रों को, चाहे आप रामलाल हो, रामकली हो, तूफानी लाल हो, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपका कोई भी क्लास से छूटा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखिएगा। हमने बिहार टॉपर 2022 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें हर एक वीडियो इस टॉपर सीरीज का हम ऐड करते जा रहे हैं। वहां से जाकर बार बार देखकर आप रिवीजन करके प्रत्येक प्रश्न को याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सोशल साइंस से। यहाँ पे देखिए सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर है। आप जानते हैं सोशल साइंस का 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, 2 घंटा 45 मिनट इसके लिए आपको समय मिलेगा। यहां पे आपको निर्देश दिखाई दे रहा है, इसको आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। सीधे प्रश्न की बात करते हैं। यहां पे सर दिखाई दे रहा है खंड और वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहां पे निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें से कोई 40 प्रश्न आपको छोड़ देना है। जो आपको 40 प्रश्न आता है उसी का जवाब आपको OMR सीट इसके लिए मिलेगा। उस OMR सीट को काले या नीले बॉल पेन से भर कर देना है। इसके लिए आपको 40 अंक दिए जाएंगे। पहला नंबर प्रश्न आ गया। प्रश्न आपसे पूछा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था। सर क्या पूछा है प्रश्न की फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था। फटाफट इसका आंसर दीजिए। अगर आप इस चैनल से जुड़े होंगे तो आप देखते हैं कि हमारा प्रयास रहता है कि आपका काफी कम समय में आपको हम लोग ज्यादा प्रश्न बताएं, क्योंकि अगर आपको टॉपर बनना है तो पहला क्वालिटी आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। और ये गुण हम आपको सिखाते हैं अपने वीडियोज के हिसाब से। आप देखते हैं कि हम कोई भी क्लास लाते हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि कम समय में आपको मैक्सिमम प्रश्न बता दिया जाए। तो आपको भी इस सीरीज का कोई भी वीडियोस देखना है, शाम 7 बजे आपको तैयार रहना है और सिर्फ प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करना है, कोई इधर उधर की बात नहीं। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था सर, तो जो भी छात्र इसका जवाब दे रहे हैं ऑप्शन डी उनका बिल्कुल सही आंसर है 1871 में। डेट भी हम आपको बता दें तो 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। ये आगे बढ़ेंगे सर। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि हंगरी की राजधानी कहां है। हंगरी की राजधानी कहां है आपको बताना है सर, तो कहेंगे बुडापेस्ट। कहां है बुडापेस्ट, ऑप्शन बी याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न था। तीसरा नंबर प्रश्न तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कितना बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो बिल्कुल सही जो भी स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं 1924 उनका राइट आंसर है। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। सभी प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। आप देख पा रहे हैं कितना शानदार शानदार प्रश्न सेट किया गया है। 4 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था। आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था, तो सर 1921 में। कब लागू हुआ था, तो 1921 में याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5 नंबर प्रश्न देखिए कितना शानदार है, आप इसका जवाब जल्दी से दीजिए। वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, जल्दी से बताएंगे सर अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो बिल्कुल सही जो भी छात्र इसका जवाब दे रहे हैं ऑप्शन डी कंबोडिया में स्थित है। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर किसके साथ चला गया, ऑप्शन डी कंबोडिया। आप जानते हैं कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा यह अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में बनाया गया था, जो सूर्य मंदिर है। आगे बढ़ेंगे 6 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि नरोत्तम सिंहाणु कहां के शासक थे। जल्दी से बताइएगा नरोत्तम सिंहाणु कहां के शासक थे। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंबोडिया। सर नरोत्तम सिंहाणु कंबोडिया के शासक थे। 1954 ईस्वी में जब कंबोडिया स्वतंत्र राज्य बना तो उसको स्वतंत्र राज्य बनने के बाद नरोत्तम सिंहाणु को वहां का शासक घोषित किया गया। 7 नंबर प्रश्न देखिए कितना शानदार प्रश्न है। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से प्रश्न आया है। ये चैप्टर आपके बोर्ड परीक्षा के लिए हर साल महत्वपूर्ण रहता है। कह रहा है मोपला विद्रोह कहां हुआ था। आपको बताना है कि मोपला विद्रोह कहां हुआ था। तो अगर आप जानते होंगे तो कहेंगे सर केरल में मोपला विद्रोह हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केरल राज्य के मालाबार तट पे एक किसानों का एक विद्रोह था। तो केरल राज्य के मालाबार तट पे मोपला विद्रोह हुआ था। कैसा विद्रोह था, तो किसानों का आंदोलन था, किसानों का विद्रोह था, राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखेंगे। 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो सर आपसे पूछ रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। अब बताएंगे जल्दी से रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो कहिएगा सर रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। और ये रंपा जो है ये दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ी पे स्थित है। और आपके बुक में आदिवासी विद्रोह के बारे में पढ़ना है, वहीं पे बताया गया कि रंपा जो है ये दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ी पे स्थित है और ये विद्रोह 1916 में हुआ था। 9 नंबर प्रश्न की बात करें सर तो आपसे पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से गांधी जी ने किया था। और कुछ और दांडी यात्रा के बारे में आप
फैक्ट्स याद रखेंगे कि दांडी यात्रा की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती से लेकर और दांडी समुद्र तक यात्रा के लिए निकले थे और उनके साथ उनके 78 अनुयायी अर्थात कि शिष्य थे और गांधी जी 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया और इस प्रकार दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गया और गांधी जी 24 दिन में 250 किलोमीटर की यात्रा किए थे। सभी फैक्ट्स आपको याद रखना है ताकि 2 नंबर 5 नंबर में प्रश्न आए तो आसानी से लिख पाएंगे। 10 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। बड़ा शानदार प्रश्न है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि सर वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताइएगा वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया। तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स वाट। याद करते चलिए एक एक प्रश्न को, किसका राइट आंसर क्या हो गया, जेम्स वाट। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये बात हमें बोलना पड़े इतना आपके लिए मेहनत करने के बावजूद कि वीडियो को लाइक कर दीजिए तो ये बड़ा अफसोस और शर्मनाक बात है। आपको हमारे बोलने से पहले कि हर वीडियोज में इसका भी हम लोग समय बचाए, आपको वीडियोज को लाइक कर देना है, ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए और डेली 7 बजे अपने डाटा को बचा कर रखें और तैयार रहें क्लास करने के लिए। और क्लास छूटता है किसी दिन किसी कारणवश तो प्लेलिस्ट सेक्शन में बना दिया हूं ताकि आप कभी भी बार बार देखें और एक एक प्रश्न को रट जाएं, याद कर जाएं, क्योंकि आप देखेंगे यहां से कितना प्रश्न आएगा बोर्ड परीक्षा में। तो उम्मीद करता हूं आप लाइक कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सर कहां सबसे अधिक होता है? आपको बताना है कि जनसंख्या का घनत्व कहां अधिक होता है, ग्राम में कि कस्बा में कि नगर में कि महानगर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सर हो जाएगा ऑप्शन डी, महानगर में। आप जानते हैं जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? बड़ा ही वीवीआई प्रश्न है, आप जल्दी से बताइएगा कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी क्षेत्र। बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। 13 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है रूसो कहां का दार्शनिक था? आपको बताना है, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि रूसो कहां का दार्शनिक था। आपके बुक से सीधे सीधे प्रश्न लिया गया है। तो रूसो जो है वो फ्रांस का दार्शनिक था, याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। 14 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? जल्दी से बताइए, कितना अच्छा प्रश्न है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था सर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे प्रश्न कहा है कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो आपके बुक में लाइन स्पष्ट रूप से आप लिखा गया है कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल और जाति नहीं होकर भाषा है। बेल्जियम का सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? भाषा। वहीं पे भारत में पूछता तो यहाँ पे ऑप्शन रहता इनमें से सभी, राइट आंसर हो जाता। आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार, ध्यान से प्रश्न को समझेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को कौन सा राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन पढ़ के आंसर दीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य अर्थात कि यहाँ पे हर धर्म जाति समुदाय के लोग को बराबर अधिकार है और हम कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए सर क्या पूछा है कि भारत गणतंत्र कब बना? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से आपको बताना है कि भारत गणतंत्र कब बना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को। आप जानते हैं हमारा देश 15 अगस्त 1947 के दिन आजाद हो गया, जिसे हम बोलते हैं कि उस दिन से हम लोग स्वतंत्र हो गए। लेकिन हमारा अपना नियम कानून, हमारा अपना संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और उस दिन से हम लोग गणतंत्र घोषित हुए। 18 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है? अर्थात कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी चुनौती? आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जातिवाद है कि आतंकवाद है कि परिवारवाद है कि इनमें से सभी। जल्दी से इसका राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भारत में लोकतंत्र की चुनौती जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद ये सभी है। 19 नंबर प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि लिच्छवी किसकी उदाहरण थी? लिच्छवी जो गणराज्य था वो किसका उदाहरण था? आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर याद कर लेंगे, प्राचीन गणतंत्र का। सबसे पहला गणतंत्र की स्थापना कहां हुआ था? लिच्छवी में, जो वैशाली है लिच्छवी वहीं। 20 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सर सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? अर्थात कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? आप जानते हैं कितना बार पूछा गया प्रश्न, अगर आप क्वेश्चन बैंक देखते होंगे तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 में।
में 2004 में ये विधेयक आया था हमारे संसद में और 2005 में राष्ट्रपति के से मंजूरी मिलने के बाद ये नियम बन गया, अर्थात कि सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। देखिए आपको एक एक प्रश्न को सही सही जवाब देना है, याद करना है, क्योंकि आप देखते हैं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में लाखों छात्र सम्मिलित होते हैं, लेकिन टॉपर लिस्ट में कितने छात्रों का नाम रहता है? जल्दी से बोलिएगा, कहिएगा सर मात्र 50 से 100 छात्रों का नाम रहता है। कभी कभी 40 से 50 छात्रों का नाम रहता है टॉप 10 में। क्यों? क्योंकि वहीं जो छात्र लगन से पढ़ाई करते हैं, जो इस सीरीज से जुड़ गए, सभी वीडियोस को देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको कम समय में ज्यादा प्रश्न बता रहे हैं, आपका समय भी हम बचा रहे हैं, तो जो छात्र इसको कंटिन्यू परीक्षा तक देखते रह जाएंगे वही 50 से 100 छात्रों का नाम टॉपर लिस्ट में रहेगा। मैं मूल मंत्र बता चुका हूं कि अगर आपको टॉपर बनना है तो सही दिशा में, सही रणनीति में, सही मार्गदर्शन में आपको तैयारी करना है और आपको याद रखना है कि टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ये मंत्र याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है लोकतंत्र की सफलता किस पे निर्भर करता है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करता है सर? तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पे। 22 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है लोकतांत्रिक सरकारों का आधार क्या होता है? अर्थात कि लोकतांत्रिक सरकार किस आधार पे गठित होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पे देखिए दिया गया है, बहुमत के आधार पे। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब यही होता है कि जहां पे चुनाव होगा और जिस पार्टी को बहुमत ज्यादा मिलेगा वही पार्टी सरकार बनाएगा, तो इसका आधार क्या होता है? बहुमत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 23 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि बिहार में छात्र आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? ऑप्शन पढ़कर आंसर दीजिए। अगर नहीं मालूम है तो याद कर लेंगे कि बिहार में छात्र आंदोलन को शुरू करने वाले जयप्रकाश नारायण थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। आप जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के बारे में पढ़े होंगे। आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर प्रश्न की बात करें सर तो कह रहा है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? चिपको आंदोलन के बारे में आप जानते हैं कि पेड़ की कटाई जब अंधाधुंध हो रहा था तो उस पेड़ को बचाने के लिए वहां के महिलाएं और बच्चे पेड़ से चिपक जाते थे ताकि कोई भी पेड़ को नहीं काट पाए, और इसका नेतृत्व किए थे सुंदरलाल बहुगुणा, जो एक पर्यावरण शास्त्री थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? जो यहां से ज्योग्राफी से प्रश्न शुरू हो गया। देखिए ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है, क्योंकि ये सैंपल पेपर 100 प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें देखिए पहले आपको बोर्ड परीक्षा में जाएंगे तो ऐसे ही प्रश्न मिलेगा। पहले हिस्ट्री से हम लोग प्रश्न देंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस से, फिर ज्योग्राफी से, इसी क्रम में आपको बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न मिलेगा। तो आपको बताना है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? कहिएगा सर पुनः पूर्ति योग। कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग। याद करिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि डाकू का अर्थव्यवस्था से कैसा संबंध है? अर्थात कि डाकू और अर्थव्यवस्था के बीच कैसा संबंध है? तो आप कहेंगे कि संसाधन के विदोहन से। डाकू क्या करते हैं? संसाधन का विदोहन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27 नंबर प्रश्न की बात करें सर तो आपसे पूछ रहा है कि स्वामित्व के आधार पे संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? जल्दी से बताइएगा, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के क्या प्रकार हैं? ये सभी आपके प्रथम चैप्टर में दिया गया है। तो आपको बताना है कि स्वामित्व के आधार पे संसाधन के कितने प्रकार हैं। तो स्वामित्व के आधार पे संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन प्रकार है सर? तो पहला संसाधन है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि कौन सा इसमें से रबी फसल है? जल्दी से बताइएगा कि इसमें से रबी फसल कौन सा है। तो रबी फसल इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चना। यहां से आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि रबी फसल जो है वो शीत ऋतु में, अर्थात कि लगभग अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच इसकी बुआई होता है और अप्रैल से जून के बीच इसको काट लिया जाता है। और इसका उदाहरण है गेहूं, जौ, चना, मटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चना। कह रहा है किस फसल को उजला सोना कहते हैं? तो कपास को क्या कहते हैं सर? उजला सोना। बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। चावल की खेती किस मिट्टी में होती है? आपको बताना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। और ये आपको याद रखना है, आपको ज्योग्राफी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें, उसमें ये प्रश्न आपको काम आएगा, जलोढ़ मिट्टी। 31 नंबर प्रश्न से देखिए आपके इकोनॉमिक्स की शुरुआत हो गया है, अर्थव्यवस्था का प्रश्न कह रहा है सर बैंक एक उदाहरण है।
बैंक किस क्षेत्र का उदाहरण है, आपको बताना है। तो कहिएगा कि बैंक जो है तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है। तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, जिसमें बैंकिंग, संचार, परिवहन ये सभी आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 32 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र कौन सा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन है, तो आप जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूछेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन है, अमेरिका। वहीं आपसे पूछेगा कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन है, तो रूस। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन है सर, भारत, इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। जल्दी से बताइएगा कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो यहां पे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 सेक्टर में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, जिसे हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो कोई भी प्रश्न अगर बदल कर पूछेगा तो ऐसे आपको जवाब दे देना है। 34 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है सर आपसे कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं। अब इसमें क्या आपको वेट करना है, जल्दी से आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अभी मैंने आपको डिटेल में बताया कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 35 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं। तो कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक हमें मिलता है, जो भी पारिश्रमिक हमें मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, आय। इनकम का यही परिभाषा है कि कार्य जो भी हम करेंगे, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, उसके बदले में जो हमें पारिश्रमिक मिलेगा उसे हम अपना इनकम बोलते हैं। 36 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है सर गरीबी का कुचक्र सिद्धांत किसने दिया था। जल्दी से बताएंगे गरीबी का कुचक्र सिद्धांत किसने दिया था। तो रैगनर नर्क्स ने। किसने दिया था सर, रैगनर नर्क्स नामक अर्थशास्त्री ने। तो देखिए 37 नंबर प्रश्न से शुरू हो गया आपका आपदा प्रबंधन। इसी तरह बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएगा। देखिए आपदा प्रबंधन से प्रश्न क्या पूछा कि निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी आप लोग राइट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। कोसी नदी को क्या बोलते हैं, बिहार का शोक। 38 नंबर प्रश्न की बात करें सर तो कह रहा है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है। तो वर्षा की कमी, बिल्कुल सही। क्या है जिम्मेवार कारक, वर्षा की कमी से सूखा पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 39 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है। तो गुजरात राज्य जो है सूखा से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है। तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा। 40 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है। तो आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक जो है स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ला के लोग, ये सभी हैं। तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। तो यहाँ पे अब हम आपको बता रहे हैं कि कल हम लोग सोशल साइंस के ही जो आगे के 40 प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिला कि आपको पढ़ कर आना है, अब 7 बजे तैयार होकर आना है कि कल 40 प्रश्न इसके आगे की हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 40 में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ है नीचे कमेंट बॉक्स जहां होता है, नीचे लाइव चैट में नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स जहां पे, वहां पे अपने नाम के साथ बताएंगे। इससे हमें भी पता चलता है कि कौन कौन सा हमारा स्टूडेंट डेली क्लासेस कर रहा है और तैयारी किस स्तर पे है, ताकि उस हिसाब से हम आपको रणनीति बता सकें। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। कल फिर इसके आगे की टेस्ट की तैयारी करके आए, क्योंकि कल इसके आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। फिर मिलेंगे कल इसी समय। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।